everyone. So today's session is regarding carbon and its compounds and this session is for class 10th. So carbon and its compounds का ये one shot रहने वाला है. Everything we are going to cover in this video itself. And इसी के साथ साथ जैसे तुम लोग को practice किस तरीके से करनी है, जैसे ये हमारा क्या है complete one shot रहने वाला है, ठीक है. So you have to do this entire one shot. उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक बिकॉज मोस्टली जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक में कवर हो जाते हैं. एंड उसके बाद लाइक एनसीईआरटी में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो तुम लोग इजीली कर लोगे. दिस मच इज इनफ. उसके बाद जैसे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले कार्बन, ऑब्वियसली जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू कार्बन एंड ऑल दिस थिंग comes under ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हमारी आते हैं. और कार्बन से रिलेटेड जितने हमारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन का क्या वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्या रीजन है उसका, उससे रिलेटेड क्या क्या सारे टॉपिक्स हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक और कोवलेंट. ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा. तो आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है. आई थिंक द वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड. Just wait for a second. Is it fine? I don't know, it's getting disconnected and connected again. अब ठीक है ना? ठीक है, now I think it is completely fine. तो जैसे हमारे पास सोडियम है, सो 281, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें यानी कि हमारा वैलेंस शेल, तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये इजीली क्या कर सकता है, इसे डोनेट कर सकता है किसी और को. तो विच मीन्स उसके बाद अगर ये इसको डोनेट कर देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 2,8 है ना. विच मीन्स इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट Cl तो दैट इज 17, तो 287 इसके पास हो जाएगा, है ना. अब इसे क्या चाहिए, एक और चाहिए है सो दैट ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके. तो ये जो एक है ये इसे डोनेट कर देगा. तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको Cl माइनस हम लिखते हैं. ये डोनेट कर रहा है तो इसको हम Na प्लस लिखते हैं, ठीक है. इससे क्या हुआ, एक चार्ज चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे चला गया है, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का. तो Na प्लस इसे लिखते हैं और Cl माइनस. तो ओवरऑल ये दोनों क्या बना देते हैं, NaCl. ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है. तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन हो रहा है. ये दे रहा है और दूसरा ले रहा है और दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहे हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये लोग अटेन कर ले रहे हैं, ठीक है. देन इफ वी टॉक अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है. कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, इफ वी टॉक अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे शेयरिंग होती है, यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं चलता है, ठीक है. अब शेयरिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, H2O2, तो इन सब में शेयरिंग ही होती है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर ये क्या करेगा, एक को डोनेट कर देगा तो ऑब्वियसली उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है. अगर उसने डोनेट ही कर दिया तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे ना. तो इसको अपना डबलेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट 8 बिकॉज आउटर मोस्ट में है, बिकॉज हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा ना, तो उसको 2 चाहिए है आउटर मोस्ट में, इसीलिए डबलेट हम उसे कह रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है. तो हम इस तरीके से बना देते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास कितने हो गए, 2-2 हो गए ना. तो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं. सो अगर हम देखें यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और यहाँ पे बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आया, ठीक है, सिंगल. और इसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, विच मीन्स एक बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का इस वाले और दूसरा उस वाले हाइड्रोजन का, ठीक है. देन दोनों में डिफरेंस भी बहुत सारा होता है. जैसे अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि जिनमें क्या है आयनिक बॉन्ड है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और कोवलेंट वाले थोड़े से वीक होते हैं. अगर हम आयनिक वाले की बात करें तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, कोवलेंट का क्या होता है, कम होता है ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बल्कि कोवलेंट वाले नहीं करते हैं. और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को भी देखें तो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी हैं वो कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनके आयंस फ्री नहीं है. जैसे ही क्या होगा, एक्वस स्टेट में अगर वो आ गए तो उस केस में Na प्लस और Cl माइनस अपने आयंस में ब्रेक हो गए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, यानी कि एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन यानी कि उसको मेल्ट करके जब हमने जैसे मेल्ट कर दिया उसको, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वो डेफिनेटली कंडक्ट करेगा, ठीक है. तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, सॉलिड में कभी भी कंडक्ट नहीं करते. आयनिक कंपाउंड्स भी
क्यों? बिकॉज उसमें वो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली ऐसा बिलीव किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली ही डिराइव किए जा सकते हैं और लैब में उसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है आर्टिफिशियली। बट होलर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार यूरिया नाम का एक कंपाउंड बनाया था। फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। एंड किससे बना था ये? अमोनियम साइनेट से बना था जिसका फॉर्मूला था NH4CNO। तो इससे उन्होंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? NH2CONH2 में। और ये हमारे पास यूरिया था। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि पहली बार लेबोरेटरी में बना गया था। ठीक है। एंड किसने बनाया था? होलर, हमारे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच होलर, तो उन्होंने ये सबसे पहली बार बनाया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मींस हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जनरली जिसमें क्या है, हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू पीपल। हाइड्रोजन का हमने देख लिया था, हम यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। विच मींस इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2,6। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके कंप्लीट, 8 इसके भी कंप्लीट। बट यहाँ पे जो शेयरिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। विच मीन्स जो बॉन्ड है यहाँ पे कैसा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। वहां पे सिंगल था हाइड्रोजन में, यहाँ पे डबल हो गया। इन द सेम वे अगर हम नाइट्रोजन का देखें, तो N2 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अगेन हम नाइट्रोजन बना देते हैं। अभी हमने देखा तो ये 2,5 हो गया। ठीक है। तो वी हैव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो इसके काउंट करो, इसके भी 8 इसके भी 8। तो विच मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 6 की। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है। तो वी हैव दिस ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर। आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? इन द सेम वे अगर तुम CH4 देखोगे तो यहाँ पे हम कार्बन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे, उसके अराउंड बना लो। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो गया? टोटल कार्बन के पास भी 8 आ गए और हाइड्रोजन को अपना डबलेट कंप्लीट करना है तो उसका डबलेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर्स भी इनके बना सकते हैं। तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब तो हमारा हो गया। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली क्या है? जिनके अंदर कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। जितने भी हम अपने आसपास भी देखते हैं, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं वो किसके हैं? कार्बन के ही हैं। तो ऐसा क्यों है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं? देयर मेनली 2 रीजंस। एक तो है टेट्रावेलेंसी। ठीक है। टेट्रावेलेंसी क्यों? बिकॉज हमने देखा कार्बन 2,4, तो इसके पास क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो भी कितने? इसके पास 4 है। तो इसकी क्या है? टेट्रावेलेंसी है। अब टेट्रावेलेंसी की वजह से ये क्या कर सकता है? ये 4 किसी भी अलग अलग एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। एक तो ये खुद के साथ भी कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटाइनेशन कहते हैं। तो इसमें कैटाइनेशन की प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कार्बन खुद के साथ सेल्फ लिंकेज करके, इसका मतलब ही क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। तो खुद के साथ ये बॉन्ड करके बहुत ज्यादा लंबी चेन बना सकता है। ये हमारी कैटाइनेशन की प्रॉपर्टी है। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि किसी भी और कंपाउंड के साथ भी बना सकता है, किसी भी और एटम के साथ। जैसे कार्बन है तो अभी हमने देखा हाइड्रोजन के साथ इसने बना दिया। स्पेसिफिकली अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीजन के साथ भी ये कर सकता है बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। एंड हेंस टेट्रावेलेंसी की वजह से इसका बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नेचर होता है। एंड कैटाइनेशन बिकॉज ये सेल्फ लिंकेज करके बहुत लंबी चेन्स हमारी बना सकता है। दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी ऑफ द कंपाउंड्स जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स यानी कि उसी का फॉर्म है वो, बट अलग अलग फॉर्म्स में वो प्रेजेंट है। तो 3 होते हैं मेनली हमारे पास, डायमंड, वी हैव ग्रेफाइट एंड वी हैव बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको कई बार सिर्फ फुलरीन भी लिख देते हैं। ठीक है। सो दैट इज फुल रीन। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 है मेनली। स्पेलिंग यू कैन डेफिनेटली क्रॉस चेक बिकॉज आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। सो डायमंड, ग्रेफाइट, अब दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में ही ना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम डायमंड की बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और हम ग्रेफाइट को देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट क्यों करता है? बिकॉज इसका होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो एक्चुअल में हमने देखा टेट्रावेलेंसी है, विच मींस 4 से बॉन्डेड होना चाहिए, बट बिकॉज ये सिर्फ 3 से बॉन्डेड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन छूट गया,
तो एक यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जबकि हम डायमंड की बात करें तो इसका होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बकमिंस्टर फुलरीन ये हमारा फुटबॉल शेप का थोड़ा डिफरेंट सा होता है, उतना ज्यादा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्ट्रक्चर एक्जैक्टली तुम लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट इससे मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डायमंड तुमसे पूछा जाएगा सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसकी 3 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है, और इस तरीके से होती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज जो कार्बन है वो 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर पेयरिंग में बचेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इतने सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा, सॉरी जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द एलोट्रॉप्स, तो वही रीजन एक्जैक्टली यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, यू कैन स्टडी इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड यानी कि जिनके पास क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अभी मेनली हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करने वाले हैं। तो मेनली हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड जिसमें या तो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में। ठीक है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इनका होता है CnH2n, इनका होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसमें एक सीरीज तुम लोग को लर्न करनी है जो कि है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, विच मीन्स अगर कार्बन का नंबर 1 है तो उसमें हम मेथ यूज करेंगे। जैसे अगर हम एल्केन की बात करेंगे, ठीक है, तो पहला क्या होगा, मीथेन होगा, फिर उसे क्या कहेंगे, नेक्स्ट वाले को एथ आ रहा है तो उसे इथेन कहेंगे, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्डेड की बात करें तो उनको हम कहते हैं एल्कीन्स कहते हैं, और ट्रिपल है तो एल्काइन कहते हैं, YNE ट्रिपल, ENE डबल, और ANE का मतलब सिंगल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेम लिखेंगे तो सबसे पहले तो मिथीन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सेकंड वाले का नेम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, इथाइन से। तो मिथीन और अगर हम मिथाइन की बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज अभी हमने कहा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो उस केस में क्या हो जा रहा है, 2 कार्बन, तो विच मीन्स जो पहला कंपाउंड बनेगा वो 2 कार्बन से ही बनेगा, दैट इज वाई हमारे पास मिथीन पॉसिबल ही नहीं है। इन द सेम वे इथीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 2 कार्बन हो गए ना, तो इसीलिए विच मीन्स हमारे पास मिथाइन भी पॉसिबल नहीं होता है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू पीपल। तो इस तरीके से कंप्लीट सीरीज तुम लोग को लर्न करनी है, जनरल फॉर्मूला तुम लोग को लर्न करना है, डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल। जो सैचुरेटेड वाले होते हैं वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्या है ये रिएक्शन अभी आगे हम देखेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड वाले हमें हर केस में एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज हो गई जो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आइसोमर्स का। आइसोमर्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा या फिर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम उसको कह देंगे। ठीक है, तो तुम्हारे केस में तो वैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं आइसोमर्स के, बट उतना ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, आइसोमर्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आई हैव ब्यूटेन, तो इसके क्या क्या आइसोमर्स बनेंगे। एक तो अगर मैं ब्यूटेन कह रही हूँ तो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, विच मीन्स 4 कार्बन होने चाहिए, सो 1 2 3 एंड 4। उसके बाद बिकॉज हमें पता है टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए, विच मीन्स तभी जाके तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हमने सब में क्या कर दिए, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो हमने ये सब में स्ट्रक्चर बना दिया। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इन द सेम वे एक इसका क्या आइसोमर है, 3 कार्बन मैंने ऐसे लिख दिए, एक में मैंने कर दी ब्रांचिंग। ठीक है, तो अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि हम अगर मान लो मिथेन ले रहे हैं या फिर इथेन ले रहे हैं या प्रोपेन ले रहे हैं,
तो इसमें आइसोमर्स क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज इसमें ब्रांचिंग ही नहीं हो सकती है। अगर मैं प्रोपेन देखूं तो 3 तो स्ट्रेट ही बनेंगे ना, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख लूं तभी भी तो एक स्ट्रेट चेन टाइप की बन रही है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो जो हमारे पहले के 3 मेंबर्स हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQs में आ चुके हैं, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल आल्सो। अब ब्यूटेन का अगर हम यहाँ पे आइसोमर देख रहे हैं, तो इसमें देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन पॉसिबल है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, तो इसको तो हम कहते हैं N। अगर स्ट्रेट चेन वाला है तो N ब्यूटेन। अगर यहाँ पे सिर्फ एक बार ब्रांचिंग हो रही है तो इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। अगर मान लो अगर मैं पेंटेन का एग्जांपल लूं, तो उसमें तो ऐसा भी पॉसिबल है, 3 स्ट्रेट और 2 मैंने ब्रांचिंग में ले लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन आइसो, और इसको कह देते हैं न्यू, तो इसको हम न्यू पेंटेन कह देते हैं उस केस में। बाकी हाइड्रोजन की बस बैलेंसिंग है, यहाँ पे CH3 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 CH3, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स क्या है, कंप्लीट है ना। इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या होगा, C5 और हाइड्रोजन कितने काउंट कर लो, 3 × 4 कितना हो गया, 12। जनरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे किसी भी एल्केन का, तो वो भी क्या होता है, CnH2n+2, तो C5H, 5 × 2 is 10, 10 + 2 is 12, तो वही फॉर्मूला आ गया सेम। तो अगर तुम स्ट्रेट वाला देखो चाहे तुम ब्रांचिंग वाला देखो, जो फॉर्मूला है वो तो सेम रह रहा है ना, इसीलिए हमने आइसोमर की डेफिनेशन क्या कही, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें एक साइकिल टाइप की बन रही होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक चेन बनी एंड दैट गॉट फिनिश्ड ओवर हियर, बट साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूंगी तो उसमें एक साइकिल बन रही होगी। जैसे अगर हम कहें साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें क्या होगा, प्रोपेन अगर आया है प्रॉप, तो मेथ एथ प्रॉप, यानी कि कार्बन का नंबर तो 3 है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक साइकिल बना दी, ठीक है। साइकिल किस तरीके से बनती है तुम लोग को भी पता है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना दिया। अब देखो इस कार्बन पे देखो 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 बॉन्ड्स और बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन इधर पे आ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर पे आ सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन इधर पे आ सकते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। तो अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका जनरल फॉर्मूला भी CnH2n होता है, विच मीन सेम एज दैट ऑफ एल्कीन्स, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है ना, ठीक है। तो ये मेन खासियत है हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स की। इन द सेम वे अगर मुझे मान लो बनाना है इसमें साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन हम किस तरीके से बनाएंगे, हेक्स का मतलब 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सब में सिंगल बॉन्ड है बिकॉज हेक्सेन लिखा है, मान लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन लिखा होता तो हम क्या करते, एक में डबल बॉन्ड बना देते बस, ठीक है। तो यहाँ पे तो हेक्सेन है तो सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो सब में क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो C6H12 आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्लियरली। अब यहाँ पे मेन एक हमारे पास आया है टॉपिक बेंजीन का। बेंजीन भी हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, बट ये हमारे पास एरोमेटिक में आता है, ठीक है। जो अभी हम साइक्लिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया, साइक्लोब्यूटेन या कुछ भी अगर हम बना रहे हैं, तो वो सब आते हैं एलिफेटिक में। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, अगर कहीं पे भी बेंजीन रिंग आ रही है विच मींस वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं या इवन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं बट वो ऑल्टरनेट ऑर्डर में नहीं है, तो वो सब के सब एलिफेटिक में आएंगे। बेंजीन रिंग का पहले मैं स्ट्रक्चर तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेंजीन रिंग अगेन इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने बना दिया, बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑल्टरनेट ऑर्डर पे आते हैं। मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया, तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव नहीं बनाने हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर पे, जैसे यहाँ बना लिया एक छोड़ के फिर नेक्स्ट पे बनाया, तो यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स कंप्लीटेड है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आ सकता है। यहाँ पे भी हर कार्बन पे यही चीज है कि एक ही हाइड्रोजन हमारे पास आ सकता है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, बेंजीन का हो गया। किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास बेंजीन आ रहा है तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं, बाकी जितने भी हैं ये सब हमारे पास क्या है, एलिफेटिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है होमोलॉगस सीरीज का। तो होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस है। यानी कि जैसे मैंने एल्केन की सीरीज ले ली, ठीक है। तो सबसे पहले मीथेन है जिसका फॉर्मूला होगा CH4, फिर आता है इथेन C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से हमने बाकी सारे लिख लिए। अब कोई भी दो
कंसेक्यूटिव वाले देखो CH4 और CH2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है CH2 का। C2H6 और C3H8 को देखो सब्ट्रैक्ट करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है CH2 का। तो ऐसी सीरीज जिसमें जो कोई भी दो मैं कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स ले रही हूँ उनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है CH2 का आ रहा है, उसको हम एक होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। CH2 का डिफरेंस इसका मतलब कितने का डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट का। कैसे? बिकॉज हमें पता है C का 12 होता है यानी कि कार्बन का, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना आ गया 14 मास आ गया इसका। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का कोई भी दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में जब डिफरेंस होगा तो उस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कह देंगे। ठीक है, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि CH4 एंड C3H8 क्या ये इसका नेक्स्ट होमोलॉग है, तो डेफिनेटली ये इसका नेक्स्ट होमोलॉग नहीं है, बिकॉज CH4 के बाद जब मैं CH2 ऐड करूंगी यानी कि C2H6 ये होगा इसका एग्जैक्ट नेक्स्ट होमोलॉग। ठीक है, अब मे बी तुम्हें कोई भी दो कंपाउंड्स दे दिए जाए और उनमें पूछा जाए कि क्या ये दोनों सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं या फिर नहीं, तो उनका जनरल फॉर्मूला चेक कर लो एंड तुम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि क्या ये सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं या फिर नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। तो अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, वैसे जनरल डेफिनेशन तो इसकी होती है दीज आर द हेटेरो एटम्स दैट कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर कंपाउंड में भी आ जाएंगी। जैसे मेरे पास क्या है, एक एल्केन है तो हमने CH4 मिथेन ले लिया, अब इसमें अगर मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप एडअप कर दिया है ना तो अब वो मिथेन की रिएक्शन नहीं देगा, अब जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें एडअप होगा उसकी वो रिएक्शन देने लगेगा। ठीक है, तो इसी का मतलब है फंक्शनल ग्रुप कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड से अटैच हो गया है तो वो उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता देती हूँ जो कि एक एल्किल ग्रुप है, कई लोग को नहीं भी समझ में आता है। तो अगर कोई भी मेरे पास क्या है एल्केन है, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, जैसे यहाँ पे CH3 बचेगा है ना, तो इसको हम एक एल्किल ग्रुप कहते हैं जिसको हम R से जनरली डिनोट करते हैं। तो R कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है उसका मतलब है एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, हैलोजन हो गए, हैलोजन में X से इसे जनरली डिनोट करते हैं, क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन को हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज वो हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, तो हम इन जनरल ये चारों ही लिखते हैं। देन अल्कोहल OH से इसे डिनोट करते हैं। एल्डिहाइड तो डबल बॉन्ड O एंड H, ये अगर है और ये हमेशा एंड कार्बन पे होना चाहिए। ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, और ये हमेशा कहीं बीच में होना चाहिए, कहीं मिडिल वाले किसी कार्बन पे होना चाहिए, एंड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ जाता है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया। अब हैलोजन, इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, हमारे पास दो आएंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स प्री लिखा हुआ है ना, विच मीन्स जिसको हम पहले लिखते हैं। तो हैलोजन जैसे मेरे पास अगर ब्रोमीन मैंने किसी में अटैच कर दिया है, अगर मेरे पास मान लो CH4 था, ये मेरे पास क्या था, मीथेन था, बट इसमें मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में यूज करना है तो इसको हम ब्रोमो लिखते हैं, तो ब्रोमो मिथेन हो जाएगा इसका नेम। इन द सेम वे अगर आई आ जाता तो आइडो मिथेन हो जाता, अगर दो कार्बन होते तो आइडो इथेन हो जाता। ठीक है, अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो आ जाएगा, इस तरीके से यू हैव टू नेम इट। ठीक है, देन उसके बाद अल्कोहल तो OH, अगेन इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 मेरे पास मिथेन था, एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे OH ग्रुप आ गया है, OH हमारे पास होता कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो OH ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया है, इसका नेम क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे कार्बन है तो एक्चुअल में इसका नेम होना चाहिए था मीथेन, बट इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो यहाँ पे जो OL है ना, ये एज अ सफिक्स यूज किया जाएगा, सफिक्स यानी कि अब ये एंड में आएगा। प्रीफिक्स में सिर्फ हमारा हैलोजन होता है, बाकी जितने भी हैं ये सब सफिक्स में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। इन द सेम वे अगर हमारे पास होता C2H5OH, तो यहाँ पे कितने हैं, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो इथेन होना चाहिए था नेम, बट वो जो लास्ट का ई है उसको टर्मिनेट कर दो, उसके बदले OL आ जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा एथेनॉल। इन द सेम वे एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट में AL आता है। ठीक है, तो मीथेन है और अगर एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे अटैच्ड है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। जैसे CH4 तो मेरे पास मिथेन था, बट यहाँ पे हमें ये वाला ग्रुप दिख रहा है ना, तो वील हैव C डबल बॉन्ड O एंड H। अब यहाँ पे तीन बॉन्ड तो कंप्लीट, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन और बचा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है बिकॉज, तो मिथेनल हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, इन द सेम वे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे दो कार्बन है,
डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन और आएंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथ एथ, दो बिकॉज यहाँ पे कार्बन है, सो वील हैव इथेनॉल ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास। एंड नेक्स्ट वी हैव कीटोन, तो कीटोन मैंने बताया कि वो मिडिल वाले पे आएगा, ठीक है, सो मिडिल पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन अगर हम किसी भी कीटोन की बात कर रहे हैं तो मेथेनॉन या फिर एथेनॉन इज नॉट पॉसिबल, क्यों, बिकॉज इसमें तो दोनों में ही एंड कार्बन है, इसके पास तो सिर्फ एक ही कार्बन है और इसके पास 2 कार्बन है और दोनों ही एंड कार्बन की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला कंपाउंड होगा कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप का, तो वो होगा प्रोपेनोन, जिसको हम इन जनरल एसीटोन भी कहते हैं। तो वील हैव दीज 3 कार्बन, तभी जाके तो ये बीच वाले कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं वैसे एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपेन होना चाहिए था, बट E को टर्मिनेट कर दिया और कीटोन के बदले लास्ट का जो उसका ONE है वो लगा देंगे, तो प्रोपेन नॉन इसका नेम हो जाएगा। यहाँ पे भी अगेन हम क्या यूज कर रहे हैं, ONE यूज कर रहे हैं एंड दैट टू एज अ सफिक्स। इन द सेम वे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ओइक एसिड यूज करते हैं, OIC एसिड, तो ओइक एसिड, ठीक है। तो जैसे हम कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने 2 कार्बन ले लिए हैं, डबल बॉन्ड O एंड OH होना चाहिए हमने कहा, और इसमें अगेन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 2 कार्बन है, तो मेथ एथ आना चाहिए था, इसका नेम इथेन होता, बट बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो E को टर्मिनेट कर दो और ये एसिड वाला ग्रुप है, तो एथेनोइक एसिड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी चीजें भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन 2 कार्बन है और इसके साथ Br अटैच्ड है, तो इसको तो हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करते थे, सो इफ वी हैव Br सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमो, 2 कार्बन है तो ब्रोमो इथेन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, H और डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, तो विच मींस ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है यहाँ पे, है ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 यहाँ पे कार्बन है, बट जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका नेम 6 होगा तो हेक्सेन होना चाहिए, बट यहाँ पे बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे प्रोपेनोन हो गया, तो अभी जस्ट हमने बनाया था, 3 कार्बन होंगे, ओन है तो यानी कि कीटोन वाला ग्रुप है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। प्रोपाइन की बात करें तो अगेन 3 कार्बन होने चाहिए, आइन है विच मींस ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब इसकी तो सेटिस्फाई हो गई है 4 बॉन्ड, इधर पे 3 बॉन्ड आएंगे और इधर पे सिर्फ 1 बॉन्ड आएगा, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी हमने बना लिया। नेक्स्ट वी हैव ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन आया है विच मींस 4 कार्बन, तो 4 बना लिए, Br लिखा है तो एक पे मैंने Br अटैच कर दिया, बस बाकी जितने भी बचे हैं उसमें हाइड्रोजन हम ऐड अप कर देंगे, तो H2 यहाँ पे भी H2 आएगा, यहाँ पे भी H2 आएगा, तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। देन प्रोपेनल, तो 1 2 3, प्रोप लिखा है विच मींस 3 यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन होंगे, Al लिखा है विच मींस एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O एंड H एट दी टर्मिनल 1, है ना, लास्ट में जो भी हमारे पास कार्बन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। मेथेनॉल, तो एक ही कार्बन है विच मींस ओल, यानी कि OH ग्रुप है। अब बाकी कितने बचे यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन और बचे, तो इस तरीके से हमने बना दिया। ब्यूटेनोन, तो ब्यूट लिखा है तो 4 है, ओन लिखा है तो किसी भी इस वाले कार्बन पे भी तुम बना सकते हो और यहाँ वाले कार्बन पे भी बना सकते हो, अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे H3 आ जाएगा, इसका तो कंप्लीट है, इसमें H2 आ जाएगा और इसमें H3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन रिएक्शंस दैट आर रिलेटेड टू ऑल दीज कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंबशन। कंबशन का मतलब किसी चीज को जलाना, तो जैसे हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका अगर हम कंबशन कर देंगे तो CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होती है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो CO2, एंड इसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी क्या होती है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने देखा ही है, कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और CO2 भी वहां पे रिलीज होता है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो इन सम ऑफ द केसेस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो CH4 जैसे हमारे पास ये मीथेन है, तो इसका भी कंबशन करा तो CO2 प्लस H2O, ये C2H5OH, इसमें 2 कार्बन आए हैं और OH ग्रुप है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन होना चाहिए था, बट OH ग्रुप है तो एथेनॉल हो जाएगा। अगेन इसका भी कंबशन करेंगे तो CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, फिर हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 है, इधर पे तो 3,
एंड देन 4+3, तो एग्जैक्टली तो ये बैलेंस हो नहीं रही है, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा ये बैलेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें सैचुरेटेड अगर हमारे पास कंपाउंड है, सैचुरेटेड यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो हमें क्लीन ब्लू फ्लेम देती है, और ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वो हमें येलो फ्लेम देती है और बहुत ज्यादा सूट होता है, मतलब कार्बन जो है डिपॉजिट हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये कब होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन में। तो दैट इज वाई जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो कंप्लीट कंबशन नहीं देते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम देते हैं विद अ लॉट ऑफ सूट। और जबकि अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और हमें क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं वहां पे, ठीक है। अब ऐसे हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम बर्न कर रहे हैं, तो किसी में फ्लेम आ रही है और कुछ टाइम बाद वो फ्लेम चले जाती है, बट हीट, लाइट और CO2 वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है? फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास कोई भी गैशियस कंपाउंड वहां पे बर्न हो रहा होगा। गैशियस कंपाउंड कह दो या उसको वॉलेटाइल्स कह दो, सेम ही चीज है ऑब्वियसली। जैसे हम कहते हैं ये कंपाउंड वॉलेटाइल है, विच मीन्स वो वेपर बना रहा है, यानी कि गैशियस फॉर्म में है। तो वही चीज है, अगर हमारे पास गैशियस कंपाउंड है उसमें, तो जब तक वो बर्न करेगा तब तक उसमें फ्लेम भी होगी। जैसे ही वो फिनिश हो गया गैशियस वाला या फिर वॉलेटाइल, तो उसके बाद फिर फ्लेम भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट कंबशन। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें रिएक्शन पूछी जाएगी, यू कैन इजीली मेंशन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? कंबशन में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं, तो वहां पे CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीडेशन के लिए हम स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? जैसे हम एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नेम है, इसको यूज करते हैं, या फिर अल्कलाइन KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड कोई भी अगर हमने अल्कोहल ले रखा है वो डायरेक्टली किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो हो जाता है एसिड में ऑक्सीडाइज। जैसे मैंने C2H5OH ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू कैन राइट इट ओवर हियर, दोनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। इसको भी तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, दोनों ही सेम है, बस इसको हमने और कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइज कर दोगे तो जो अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन का नंबर विल रिमेन सेम, यहाँ पे भी 2 थे तो यहाँ पे भी 2 ही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी हैव एडिशन रिएक्शन। तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था जो भी अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स हैं वो हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं, जो सैचुरेटेड वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो एडिशन, तो अनसैचुरेटेड है, मैं डबल बॉन्ड वाला ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे इथीन, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इनका अगर एडिशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो वो होती है हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे निकल हो गया, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ये सब क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन अगर 5 मिनट में हो रही है तो उसे जल्दी करवा देगा, 1 मिनट में ही उस रिएक्शन को करवा देगा, तो उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ना एडिशन रिएक्शन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाता है सिंपली, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसको मैं HH करके लिख सकती हूँ, तो एक हाइड्रोजन एटम इधर आ गया और एक हाइड्रोजन एटम इधर आ गया। तो इसका क्या काम है, जो हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ले रहे हैं ना, दीज आर द वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, मतलब उनका यूज हम कर सकते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बट अगर हम ये ये जो हम सैचुरेटेड वालों की बात करें तो एनिमल फैट्स की फॉर्म में होते हैं विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। सो दैट इज वाई जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, नॉट द एनिमल फैट्स, बिकॉज दे आर हार्मफुल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे 1-1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमें देते हैं सैचुरेटेड वाले, यानी कि जिनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, CH4 मीथेन। इसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करा दूं, H न्यू इसको लिखते हैं, विच मीन्स लाइट की प्रेजेंस में हम करा रहे हैं ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले Cl आ जाता है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकला तो HCl यहाँ से बाहर निकल गया। प्रॉपरली देखें तो इस तरीके से देखो, ये 4 हाइड्रोजन है, ये Cl है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्लोरीन आके अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन निकला है, एक क्लोरीन इधर पे बचा है, तो इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, HCl यहाँ पे बन गया। ठीक है, सो ये हमारे पास मेन क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्लोरीन एटम सब्सटीट्यूट कर दे रहा है हाइड्रोजन एटम को, उसकी जगह ले ले रहा है वो। ठीक है, बट एडिशन में क्या हुआ, वो डायरेक्टली जाके वहां पे एड अप हो गया। नेक्स्ट वी हैव जैसे एथेनॉल और हमारे पास एथेनोइक एसिड सिलेबस में है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद वील बी डन विद आवर चैप्टर। तो एथेनॉल की अगर हम बात करें, तो एथेनॉल अभी हमने देखा C2H5OH या फिर CH3CH2OH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास एथेनॉल है। तो एथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस से जो नॉर्मली अल्कोहल हम कहते हैं ना, वो हमारे पास एथेनॉल ही होता है, बट नॉट द एब्सोल्यूट वन, बिकॉज एब्सोल्यूट का मतलब है कि 100% प्योर वो एथेनॉल है और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, उसका इंटेक कैन इवन लीड टू डेथ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा लीथल होता है। देन इफ वी टॉक अबाउट मेथेनॉल, तो वो क्या है, CH3OH। मेथेनॉल भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो डिनैचुरेटेड अल्कोहल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे हमारे पास एथेनॉल है, तो अभी हमने देखा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इट्स फाइन, कई बार उसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, बट अगर एथेनॉल में ही हम मेथेनॉल ऐड कर दें तो इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर उसको ड्रिंक करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डिनैचुरेटेड अल्कोहल, कि नॉर्मल जो एथेनॉल है उसमें हमने मेथेनॉल डाल दिया है, तो वो अब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल सही नहीं रहा एंड हेंस उसको हम डिनैचुरेटेड अल्कोहल कह देते हैं। ठीक है, और भी टर्म्स आते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है जिसमें 95% क्या होता है, प्योर एथेनॉल, बाकी का 5% उसमें पानी होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, पावर अल्कोहल भी होता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं। मेन एब्सोल्यूट अल्कोहल हमने देख लिया, मेथेनॉल का फॉर्मूला हम लोग को पता है एंड वो डेंजरस है। हमने डिनैचुरेटेड अल्कोहल देख लिया, तो ये मेन चीजें तुम्हारी अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद सोडियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोडियम के साथ अगर एथेनॉल की रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इनको डेफिनेटली लर्न कर लेना, बहुत ही सिंपल सी है। देखो क्या हुआ, जो एथेनॉल है ना, उसका भी थोड़ा बहुत क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो वो क्या करता है, इसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, Na आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हमने एक रिएक्शन देखी थी कि कोई भी मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन क्या हो रही थी, डिस्प्लेस हो रही थी, तो यहाँ पे भी तो सेम रिएक्शन है ना, तो इसीलिए एथेनॉल का भी क्या होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर होता है। हाय एसके, ओके यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, ओके नाइस, नाउ यू कैन बिकम अ रेगुलर व्यूअर नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बाकी इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी, दिस विल बी 2 2 और ये 2 आ जाएगा। फिर H2SO4 के साथ अगेन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है और उस H2O के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे रहा है कोई भी कंपाउंड, तो उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट, बिकॉज H2SO4 ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और ड्राइंग एजेंट की तरह भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्राइंग मतलब खाली उसको सुखा रहा है, बट डिहाइड्रेटिंग का मतलब है कि उस कंपाउंड में से H2O के मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑलरेडी हैं उसको वो बाहर रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, C2H5OH, इसमें हमने क्या किया, H2SO4 अगेन ये एक कैटलिस्ट की तरह भी कहीं एक्ट करता है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्यों, बिकॉज वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या करता है, सिर्फ इधर पे CH2 यानी कि मुझे इथीन दे देगा और यहाँ पे से H2O को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसका तो खुद में कुछ रोल हुआ नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसने खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इसने एक्ट कर रखा है, क्योंकि इसने H2O के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ज्यादा रिएक्शंस है नहीं इस चैप्टर में, बट जितनी भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी रिएक्शन एक ना एक बार तो PYQs में डेफिनेटली आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एथेनोइक एसिड। तो इफ यू टॉक अबाउट द एथेनोइक एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारे पास एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। विनेगर किसे कहते हैं, फॉर्मूला हमारे पास यही रहता है, बट जो 5 से 8% एसिटिक एसिड, यानी कि सेम इथेनोइक एसिड का नेम ही जनरल वाला एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो जो 5 से 8% हमारे पास एथेनोइक एसिड पानी में है, उसी को हम क्या कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो लर्न कर लो कितना परसेंट है, 5 to 8% है। देन एस्टरिफिकेशन, नाउ दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं, तभी जाके इसका नेम क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे CH3COOH ये एसिड है, C2H5OH ये मेरे पास अल्कोहल है, दोनों में रिएक्शन हुई, क्या बन गया, CH3COO C2H5, और ये जो H
2O है, ये क्या निकल गया यहाँ से बाहर। तो ये मेरे पास क्या है, एस्टर है। एस्टर्स आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, परफ्यूम्स वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें इनके बारे में तुम लोग लर्न भी कर सकते हो। फिर अगर इस एस्टर में हमने NaOH मिला दिया, यानी कि NaOH क्या है, एक बेस है, अगर इसमें मैंने बेस ऐड कर दिया तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगी, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्यों कह रहे हैं, जैसे एस्टर था तो उसमें एस्टर बन रहा था, सेपोनिफिकेशन तो यहाँ पे सोप बन रहा होता है। ठीक है, अब सोप होते क्या है हमारे पास, अभी उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, डिटर्जेंट्स में डिफरेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं CH3 COO C2H5 प्लस NaOH। तो इसमें देखो कैसी रिएक्शन होगी, CH3 COO Na। ठीक है, तो ये और ये इन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया, प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, C2H5OH। तो ये C2H5 यहाँ पे बचा था और इधर पे OH बचा था, तो ये यहाँ पे मुझे अल्कोहल तो मिल गया। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट कहेंगे ऑफ, ये कौन सा वाला एसिड था हमारे पास, एथेनोइक एसिड था। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। जो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उन्हीं को हम सोप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक सोप बन गया, और इसका नेम क्या होगा, सोडियम एसीटेट भी इसे कह सकते हैं, और सोडियम इथेनोएट भी इसे कह सकते हैं। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जो सोप्स होते हैं ना, वो जनरली लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन के होते हैं, जैसे अभी हम सोडियम स्टीयरेट एक एग्जांपल भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे से हमारे सोप बन रहे हैं जो कि सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कुछ और यहाँ पे हम रिएक्शंस भी देख लेते हैं। सो वी हैव दीज रिएक्शंस CH3COOH प्लस NaOH। तो यहाँ पे ना देखो, ये एक एसिड है, ये मेरे पास एक बेस है, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन, तो यहाँ पे बन जाता है CH3COONA अगेन, और जनरली क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो अगेन इसका नेम क्या था, सोडियम एसिटेट भी कह सकते हैं और इथेनोएट भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, PYQs में भी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं YT पे करवाऊंगी। अदरवाइज यहाँ पे मैं जनरली तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो अगेन यही कंपाउंड बनेगा CH3COONA, और यहाँ पे क्या रिमूव होगा, H2O एंड CO2। तो ये यहाँ पे से क्या हो गए हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ, CO2 की कुछ खासियत होती है, एक तो ब्रिस्क एफोवेसेंस के साथ आता है, जैसे हम लोग बॉटल्स ओपन करते हैं कोक वगैरह की, तो जिस तरह का झाग आता है उसी को हम ब्रिस्क एफोवेसेंस कहते हैं। इन द सेम वे इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये रिएक्शन भी अगेन तुम लोगों ने कर रखी होगी जहाँ पे भी कोई लाइम, स्लेग लाइम के बारे में पढ़ा है। तो ये दो मेन इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में तुम्हें दिख रहा है कि लिखा हुआ है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या फिर ब्रिस्क एफोवेसेंस के साथ आ रही है, तो विच मीन्स वो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास एक रिएक्शन है। अगर हमसे कोई टेस्ट भी मान लो पूछा जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सके, तो ये यही वाला टेस्ट है। बिकॉज अगर एथेनॉल के साथ हम Na2CO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये वीकली एसिडिक है, और ये जो एथेनोइक एसिड है ये स्ट्रांगली एसिडिक है, वो तो खुद में ही, नाम में ही एसिड है ना, तो ये बहुत अच्छा एसिड है, दैट इज वाई वो रिएक्ट कर दे रहा है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जबकि ये रिएक्शन एथेनॉल नहीं देगा। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हो गया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। लास्ट टॉपिक हमारे पास है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। सोप्स की डेफिनेशन है, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, छोटे मतलब छोटे चेन का मतलब है कि 2 या 3 कार्बन ही, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कार्बन होते हैं, जैसे सोडियम स्टीयरेट, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द बार सोप आल्सो, जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C17H35COONA। तो एक्चुअल में क्या था देखो, COO माइनस और H प्लस, तो ये मेरे पास तो एसिड था, बट ये सोडियम सॉल्ट है ना, क्यों, बिकॉज H प्लस के बदले क्या आ गया यहाँ पे Na प्लस, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सोडियम सॉल्ट कह रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें, सो दीज आर द सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग एल्किल चेन विद सल्फोनेट ग्रुप। तो ये में भी तुम लोग को थोड़ा सा रटना पड़े, इसमें डिफरेंस क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का ही वो क्या था, सॉल्ट था, बट यहाँ पे SO4 माइनस ग्रुप आ रहा है जो हमारा सल्फोनेट ग्रुप है, इसके साथ साथ Na प्लस है, इसीलिए ये मेन डेफिनेशन आई है। और ये जो C12H25 लिखा हुआ है, इसके लिए आया है लॉन्ग एल्किल चेन। तो इसका एक एग्जाम्पल है डिटर्जेंट का सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये है। तो इफ यू पीपल वांट तो एक एक फॉर्मूला डेफिनेटली लर्न कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट, सोप और डिटर्जेंट में ना डिफरेंस डेफिनेटली पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्लेंजिंग एक्शन में उनके क्या डिफरेंस है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। सबसे पहले अगर हम सोप्स की बात करें तो एक तो मेन हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी जो कि ऑलरेडी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो सोप्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, जबकि हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, COONA ये ग्रुप है मेनली यहाँ पे, और यहाँ पे SO4 माइनस और Na+ ये वाला ग्रुप है मेनली। ठीक है, ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सोप। बट जितने भी डिटर्जेंट्स है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, हाय दीपशिका, या यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वैसे ये वूल वाला तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रेसिपिटेट्स इन वाटर एंड दिस डू नॉट प्रेसिपिटेट। ये मेन हमारा हार्ड वाटर के साथ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, हार्ड वाटर के साथ उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करता है सोप। बट जो डिटर्जेंट्स हैं वो सॉफ्ट वाटर के साथ भी एक्ट करता है और हार्ड वाटर के साथ भी। अब ये हार्ड वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है, बिकॉज देखो जो हार्ड वाटर है ना उसमें होते हैं कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन जो कि किस में है, हार्ड वाटर में है, उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देता है जिसको हम कहते हैं स्कम। वो हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए ये हार्ड वाटर के साथ उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं देता है। एक रिएक्शन हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या है, Ca2+ या फिर Mg2+ के आयंस हैं। तो ये देखो RCONA, आर मैंने अभी बताया था एल्किल ग्रुप होता है। तो ये जो C17H35 मैंने लिखा है, इसके बदले हमने क्या लिख लिया, वहां पे R लिख लिया नॉर्मली। तो इसने क्या किया, देखो RCOO- होगा Ca2+, तो क्या फॉर्मूला बनाएगा, RCOO2। ये नीचे आ जाता है, जैसे क्रिस क्रॉस मेथड जो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2Ca और Na+ यहाँ पे क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाकी इसकी बैलेंसिंग भी तुम कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे बना है ना, ये PPT के फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्कम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम स्कम कहते हैं। तो जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर के साथ उतने अच्छे से एक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज जो हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन है, उसके साथ रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दे रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी यू कैन रिमेंबर। एंड उसके बाद डिसोल्यूशन टाइम, यानी कि सोप जो है वो ज्यादा लेता है घुलने में टाइम, और डिटर्जेंट बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद लैदर फॉर्मेशन, लैदर यानी कि फोम, जो हमारा झाग बनता है, तो डिटर्जेंट में ज्यादा बनता है और इसमें क्या बनता है, कम बनता है। बाकी तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक एग्जाम्पल तुम लोग लर्न कर सकते हो जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है। डिटर्जेंट ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सोप जो है वो थोड़े चीप होता है एज कम्पेयर टू द डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें मेनली हमारी हो चुकी है। लास्ट एक हमारे पास बचा है क्लेंजिंग एक्शन, वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लेंजिंग एक्शन यानी कि सोप और डिटर्जेंट्स ऑब्वियसली हम कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। तो उसका मेन यूज क्या है, किस तरीके से ये क्लीन कर देते हैं हमारे क्लोथ्स वगैरह को। तो उसमें क्या है, देखो अभी हमने देखा RCOO- और Na+। तो देखो Na+ तो ये बाहर से हमने लिख दिया है इस तरीके से। अब RCOO- जो है ना, इसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन। फिल वर्ड जहां पे भी है उसका मतलब होता है लव। हाइड्रोफिलिक यानी कि हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, तो ये वाटर लविंग है, तो ये पानी के पास रहता है। तो बाहर पे हमारे पास क्या है, बाहर पे पानी है, तो पानी के पास जो है वो कौन सा होगा, COO- वाला, ये हमारा पोर्शन हाइड्रोफिलिक है। ये जो R है हमारे पास एल्किल ग्रुप, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया, फोबिया यानी कि डर, तो पानी से वो डरता है, तो विच मीन्स ये ऑयल की तरह होगा, ये होगा वाटर रिपेलिंग, पानी से ये दूर रहेगा। तो विच मीन्स ये जो हमने टेल टाइप की बना रखी है ना इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक वाली है, और ये जो गोला सा हमने बना रखा है ये हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यही मेन हमारे पास मिसल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो क्लेंजिंग एक्शन है वो मिसल फॉर्मेशन की वजह से होता है। मिसल भी जो फॉर्म होती है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। वो तुम्हारे सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं कर रखा है। उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जब इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तभी जाके वो मिसल्स बनती हैं। ठीक है, सो ये मेन हमारे पास क्लेंजिंग एक्शन हो गया। अब देखो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो ऑयल या फिर डर्ट के टूवर्ड्स है। ये हमारे पास ऑयल है, डर्ट है। जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो पानी के टूवर्ड्स है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, और जितने भी ये ऑयल डर्ट वगैरह जो भी है इसको बाहर रिमूव कर देता है और पानी के साथ वो बाहर को चला जाता है। तो ये हमारे पास मेन मिसल फॉर्मेशन और क्लेंजिंग एक्शन हो गया। इसको बस अपनी लैंग्वेज में तुम लोग इजिली लिख सकते हो। सो आई थिंक जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज के सेशन में करी हैं तुम लोग को समझ में आई होंगी। हाय अलीना,
अभी वैसे हमारा सेशन ओवर हो गया है, किसी ने भी अगर मिस आउट कर दिया तो तुम लोग इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली देख सकते हो। अभी जस्ट सेशन एंड होने पे ही तुम्हें वैसे भी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।